मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है और जहां प्रदेश को डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की भी 2 सीट मिलने से लोगों को बेहतर इलाज का लाभ मिलेगा और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की जानकारी दी और जिसमें कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी शामिल है। तो वहीं उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में 14 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं और जिसमें 1400 सीटें भी हैं और जिसमें कि साथ ही साथ उन्होंने नवा रायपुर में मेडिको सिटी की स्थापना की जा रही है। ये जानकारी उनकी ओर से दी गई और जहां मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का भी आभार व्यक्त किया और इस अवसर पर चिकित्सा और मेडिकल छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि रायपुर में सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से चिकित्सा संगठनों को आभार उनका व्यक्त किया गया। तो वहीं आपको बताते चलें कि उन्होंने मेडिकल छात्राओं के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को जताया और जहां उन्होंने जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी आभार व्यक्त किया है। जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में शिक्षा के और स्वास्थ्य के विभाग में विस्तार हो रहा है उसको लेकर उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के बीटीआई मैदान में छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महापंचायत के द्वारा आयोजित चिंड्र जी रात सिंधन जो मेलो आनंद मेलो में शामिल हुए और जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज का इतिहास पुरुषार्थ, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक रहा है। देश के विभाजन की पीड़ा सबसे ज्यादा सिंधी समाज ने ही झेली, लेकिन उस कठिन समय में भी समाज के लोगों ने अपना घर और संपत्ति छोड़ दी, परंतु आत्मसम्मान और परिश्रम की भावना कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि शून्य से शिखर तक पहुंचने का उदाहरण सिंधी समाज ने पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रगति में सिंधी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यापार और उद्योग के माध्यम से भी समाज के राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिली है और जहां हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को चेंटी चंड पर्व की अग्रिम बधाइयां भी देते हुए आयोजन की सराहना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के आशीर्वाद भवन का कन्या कुंज शिक्षा मंडल के होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कन्या कुंज ब्राह्मण समाज का छत्तीसगढ़ में गौरवशाली इतिहास रहा है, ये बातें उनकी ओर से कही गई। जहां उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह प्रदेश विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ऐसे आयोजन समाज को एकजुट करने, नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोधन संरक्षण और गौ सेवा के लिए भी गोधाम योजना की शुरुआत की और जिसमें सभी जिलों में गोधाम को स्थापित किया जाएगा। उन्होंने सुरभि गोधाम की स्थापना की जानकारी दी है और जहां कहा कि ये गोधाम स्वरोजगार के नए अवसर भी प्राप्त करेगा और जहां मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ का प्रभु श्री राम से विशेष संबंध भी बताया है। तो वहीं रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 42,000 राम भक्तों को अयोध्या भेजने की जानकारी दी गई। साथ ही साथ बिजली बिल के भुगतान समाधान योजना 2026 की भी उनकी ओर से घोषणा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक और पवित्र स्थल गढ़फुलझर
नानक सागर में आयोजित होला मोहल्ला कार्यक्रम में भाग लिया और जहां इस अवसर पर उन्होंने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका, तो वहीं विशेष कीर्तन समागम और अरदास में भी भाग लेकर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना उनकी ओर से की गई। आपको जानकारी देते चले कि सिख समाज ने उन्हें सरोफा भेंट कर सम्मानित किया, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि गढ़फुलझर नानक सागर श्रद्धा और आस्था का केंद्र है और जहां गुरु नानक देव जी के चरण भी पड़े हैं। उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा तीर्थ स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की और जहां गढ़फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा उनकी ओर से की गई। छत्तीसगढ़ मातारी की, रामचंडी देवी की, रामचंडी। अब खबर मुंगोली से है, जहां आपको बता दें कि लोरमी के विधानसभा क्षेत्र में ग्राम लाखासार में शासकीय हाई स्कूल भवन का भूमि पूजन केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने किया। आपको बताते चलें कि इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने विकास कार्यों की शुरुआत की स्वागत किया है, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। इस दौरान दोनों नेता हरदी बांध और रहंगी में आयोजित भगत माता कर्मा जयंती समारोह में भी शामिल हुए और जहां कार्यक्रम में क्षेत्र के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों की बड़ी संख्या भी उपस्थित रही। जहां आपको बता दें कि नेताओं ने क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाओं और कार्यों की जानकारी देते हुए जनता को विकास की सौगात देने की बात कही। के पावन पुनीत अवसर पर मंच पर विराजमान लोरमी के हमारे बहुत ही लोकप्रिय ताली बजाइए भैया, भूलना नहीं चाहिए। अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है भवन का जिस स्कूल। अब खबर सूरजपुर से है, जहां भक्त माता कर्मा जयंती साहू समाज की आराध्या तेलिक कुल शिरोमणि भक्त माता कर्मा की जयंती ग्राम छापरपोड़ी विकासखंड रामानुज नगर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और जहां कार्यक्रम की शुरुआत माता कर्मा के छायाचित्र पर पुष्प बंदन कर की गई। जहां आपको बताते चले कि स्वागत भाषण और प्रतिवेदना तहसील साहू समाज के अध्यक्ष बिरजा राम साहू ने की और जहां आपको जानकारी देते चले कि इस कार्यक्रम में बड़ी सहभागिता करते हुए लोगों ने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया, तो वहीं इस अवसर पर जिला संरक्षण विलास साहू और जिला सलाहकार मनोज कुमार साहू भी उपस्थित रहे। जानकारी देते चले कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक एकता और नशा त्याग पर भी जोर दिया गया और जहां कार्यक्रम में समाज के अनेक पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अंत में श्रद्धालुओं के बीच माता कर्मा का खिचड़ी भोग भी वितरित किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल को असम में होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रीगणों की टीम प्रचार में जुटी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे राज्य में चुनावी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और जहां छत्तीसगढ़ से उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सांसद टोकन साहू भी चुनावी गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं और जहां उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद असम के 10 जिलों की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और सभी कार्यकर्ता मिलकर अपना दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि 4 मई को होने वाली मतगणना में बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सत्ता में लौटेगी और असम में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी। 4 मई को केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए निर्वाचन के तारीखों की घोषणा कर दी है। जहां तक असम प्रदेश का प्रश्न है, यहां पर 9 अप्रैल को मतदान किए जाएंगे। पूरे असम में एक ही चरण में
मतदान किया जा रहा है। जो असम कभी इंसर्जेंसी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ करता था, कई चरणों में चुनाव कराने पड़ते थे, इस बार एक ही चरण में चुनाव संपन्न होने जा रहा है। जो असम में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की 12 सालों से केंद्र में जो सरकार है उसने जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, उसी का परिणाम है कि एक चरण में अच्छे कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण चुनाव असम में संपन्न होने जा रहा है। 9 अप्रैल को असम में चुनाव होंगे और मतदान की तारीख रहेगी और 4 मई को मतगणना की तारीख रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की यह लहर नहीं, सुनामी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, यहाँ के राज्य सरकार के हेमंत जी के नेतृत्व को ऐतिहासिक आशीर्वाद मिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने खबर रायपुर से है, जहां शहर में यातायात पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जहां आपको बता दें कि 14 मार्च की रात को विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था और जहां 132 नशेड़ी वाहनों को पकड़ा गया, तो वहीं इन चालकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत 185 धारा के तहत कार्रवाई की गई है। और जहां पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला और पुलिस आयुक्त विकास कुमार के निर्देशानुसार शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष यदि जनवरी की बात की जाए तो अब तक लगभग 1100 नशेड़ी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। और जहां पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए इस अभियान को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जारी रखने का संकल्प भी लिया है। नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर भाजपा सरकार को घेरा और जहां महंत ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, तो वहीं बीजेपी नेता चंद्राकर ने सवाल किया है कि क्या उनके घर में गैस से खाना नहीं बनता। महंत का कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोग एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, जबकि बीजेपी की सरकार इसे केंद्र की समस्या बता रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी गरीबों का बजट बिगाड़ रही है और मुख्यमंत्री से बढ़ी कीमतों को नियंत्रित करने की भी अपील उनकी ओर से की गई। मगर विधानसभा ऐसा है, नियम कानून के नाम से हमारे चंद्राकर जी मना कर रहे थे कि ये केंद्र का विषय है, यहाँ नहीं उठाना चाहिए। मैंने कहा था तेरा घर केंद्र में आता है, माननीय सभापति घर केंद्र में आता है कि छत्तीसगढ़ में आता है। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग पूरे गांव में कहिए चाहे शहर में कहिए, एक एक गैस के टंकी के लिए तरस रहे हैं। उनको 3 गुना 4 गुना पैसे में मिल रहे हैं और मिलना बंद ही हो गया है। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। तो इसको दूर किया जाना यहाँ के मुख्यमंत्री जो है उनकी जवाबदारी है, यहाँ के प्रशासन की जवाबदारी है, यहाँ के कलेक्टर की जवाबदारी है और यहाँ के नगर निगम नगर पालिका जितने भी हैं उनके प्रशासकों की जवाबदारी है कि गैस की किल्लत बंद हो और पूरी तरीके से जैसा हम लोग जीते हैं छत्तीसगढ़ के लोग शांति से सुख से, उस तरह से जीवन हमारा चलता रहे। और मानते हैं कि खाड़ी देशों के कारण जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की बात आ रही है। अब लड़ाई अगर बढ़ गई, ज़्यादा चल गया तो तकलीफ होगी। हमने अपने साथियों को, घर वालों को कह दिया है कि बिजली का फिर से उपयोग करो। बिजली में जो खाना बनता था या लकड़ी में बनता था, लकड़ी तो जल्दी मिलता नहीं है, बिजली से ही खाना बनाया जा सकता है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 15 मार्च को थाना गुड़ियारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कलिंग नगर गेट के पास एक व्यक्ति धारदार चाकू लेकर आम लोगों को
आतंकित कर रहा है, यानी कि आपको बता दें कि परेशान कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी की और जहां आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, तो वहीं आपको बताते चले कि आरोपी के पास से एक धारदार चाकू और 2 पंच भी जब्त किए गए हैं। और जहां आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी की गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अब खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस को हाई प्रोफाइल अवैध अफीम खेती मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पहले गिरफ्तार 3 आरोपियों के बाद अब चौथे आरोपी छोटू राम को भी राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि छोटू राम अफीम की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराता था और जहां पहले गिरफ्तार आरोपियों ने बीजेपी के पूर्व नेता विनायक ताम्रकर और विकास बिश्नोई और उसके साथ साथ गोलू ठाकुर शामिल थे और जिन्हें जेल भेज दिया गया है। लगभग 5 एकड़ 65 डिसमिल क्षेत्र में अफीम के पौधे लगाए गए थे और जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए आकी गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना पुलगांव चौकी जेवरा सिरसा के अंतर्गत अफीम वाले मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। चौथा आरोपी छोटू राम को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा अफीम का बीज उपलब्ध कराया गया था। थाना पुलगांव चौकी जेवरा सिरसा के अंतर्गत अफीम वाले मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। चौथा आरोपी छोटू राम को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा अफीम का बीज उपलब्ध कराया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ की स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने विद्युत उपभोक्ताओं से साइबर ठगों से सतर्क रहने की अपील की और जहां कंपनी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के पंजीयन और उस पर पूरे तरीके से उनकी ओर से निगरानी बनाई हुई है, तो वहीं भुगतान के लिए किसी आमजन अनजान व्हाट्सएप, ईमेल या फिर SMS में आए लिंक पर क्लिक करने से बचें। और जहां उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि मोर बिजली मोबाइल ऐप केवल गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। किसी भी स्थिति में इसे कहीं और से डाउनलोड ना किया जाए। कंपनी के प्रबंधक निदेशक भीम सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की जानकारी आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए मैदानी स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और जहां उपभोक्ता अपनी बिजली बिल भुगतान कर इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और जहां लोग इस पर अपने बिल को एडवांस में भी पे कर सकते हैं। खबर रायपुर से ही है, जहां गर्मी की शुरुआत के साथ ही मरवाही वन मंडल में जंगलों की आग का तांडव भी शुरू हो गया है। जी हां, सामने आ रही तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं, जहां कोटगार बस्ती बगरा, रामगढ़ घाट बगरा, तो वहीं आपको बताते चलें कि शंकरगढ़, पूटा और मुरमुर जैसे इलाकों में पहाड़ और सड़क किनारे में जंगल आग की चपेटों में आ चुके हैं और जहां आप भी इन आग की लपटों को देख सकते हैं। जहां आपको बताते चले कि ये बेहद ही चिंताजनक स्थिति भी बनी हुई है। शुरुआती जांच में महुआ बीनने वाले ग्रामीणों के द्वारा सफाई के नाम पर लगाई गई आग को वजह माना जा रहा है, लेकिन अब स्थानीय ग्रामीणों ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तेंदुपत्ता खरीदी से पहले जानबूझकर आग लगवाई जा रही है। उनका कहना है कि आग से पुराने पौधे जल जाते हैं और नई कोपले निकलती हैं, जो कि बेहतर गुणवत्ता की मानी जाती हैं। हालांकि नियमों के अनुसार पौधों की वैज्ञानिक तरीके से कटाई होनी चाहिए, ना कि उन्हें जलाना चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।